नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। हवाला और ड्रग्स रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को पेशी का सम्मन भेजा है। ईडी ने मजीठिया से पूछा है कि 6,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जिन 3 एनआरआई के नाम सामने आए उनसे उनका क्या संबंध है। ईडी ने 26 दिसंबर को जलंधर के दफ्तर में उन्हें पेश होने को कहा है। तो वहीं विरोधी दल ड्रग रैकेट में निष्पक्ष जांच और विक्रम सिंह मजीठिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पंजाब इस तरह के मसलों में सबसे आगे क्यों है, और अगर एक आंकड़ा देखा जाए करीब 67% मामले ऐसे पंजाब से आते हैं जहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग का या फिर हवाला का केस होता है। समझने की कोशिश होगी खास मेहमानों से कि असल में ऐसा क्यों है, और जब इस तरह के मसलों में राजनेताओं के नाम सामने आते हैं तो इसके मायने क्या। हमारे साथ खास मेहमान जो है मौजूद इस वक्त, इस चर्चा उनका परिचय करा दूं। उनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार है जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस से। स्वागत है आपका राजेश जी। केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और साथ ही साथ राज्यसभा में सांसद भी हैं। तुलसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और टीआर कक्कर साहब हैं, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कक्कर जी, स्वागत है। सबसे पहले कक्कर साहब, आपसे ही इस पूरे मसले में अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज के बारे में समझना चाहूँ आपसे। कोई कह रहा है कि किसी को सम्मन भेज देना महज एक औपचारिकता है, उसे आरोपी कहना भी गलत होगा, यहाँ तक कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल दलीलें हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझना चाह रहा हूँ कि किसी भी राजनेता का नाम और सरकार में कि अगर कोई मंत्री का नाम इस तरह के मसलों में सामने आता है तो असल में वाकई वो कितनी गंभीर होता है, और इस तरह के नोटिस कितनी जांच पड़ताल के बाद सम्मन मैं कहूँ भेजने की कवायद होती है। देखिए, मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी छानबीन के बाद, तमाम तरफ से छानबीन करने के बाद ये एक यकीन उनको हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे और पूछताछ करने से, या वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस पूरे जो भी ये ड्रग्स का जो केस चला है उनके पास, उसको काफ़ी जानकारी हो सकती है, और हो सकता है उसको जानकारी के आगे भी कुछ उसके लिए हो, तो उन्होंने उनको सम्मन किया है। ये बिल्कुल सही है कि सम्मन हम किसी को भी कर सकते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कर सकता है, पुलिस भी कर, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, वो कर सकते हैं। जब तक सम्मन किए जाते हैं हम उसको एक्यूज नहीं समझते हैं। लेकिन सम्मन्स इस केस में आप देखिए, सम्मन्स हुए हैं एक उस व्यक्ति को जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री है, मौजूदा सरकार में बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, और ऐसे व्यक्ति को सम्मन करना यानी कि ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मटेरियल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस व्यक्ति के अगेंस्ट है। तभी उन्होंने ये इतनी हिम्मत की है कि एक मंत्री को वहाँ पे बुलाएं और वो करें। तो सम्मन्स पहले हो गए, वो पहुँच गए हैं, पहुँचेंगे जब 26 को। अगर उनके पास मटेरियल इतना ज़्यादा है और इनसे जो बातचीत होगी उससे उसकी ये सही जवाब नहीं दे सकते हैं जिनसे कि उनको तसल्ली हो, तो वहीं के वहीं एक्यूज बन जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मन किए, आपको बुलाया गया है, आप यकीन नहीं करा सकते हैं, आप मंत्री हैं, कुछ भी हैं, आपको वहीं के वहीं वो एक्यूज डिक्लेयर करके अरेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके पास किस तरह का सबूत है मौजूद है या आगे निकलेगा। केटीएस तुलसी साहब, जो कक्कर साहब करेंगी बहुत अहम है कि ईडी की ओर से एक मंत्री को सम्मन भेजना ही अपने आप में मैं कहूं कि प्रक्रिया काफ़ी आगे है, और प्राथमिक साक्ष्य जरूर होंगे तभी शायद ईडी कदम उठाता है। अब ऐसे में राजनीतिक लोगों का इस तरह के रैकेट में शामिल होना या फिर आरोपी भी बन जाना, आपको किस तरीके का लगता है कि असल में ये कितना बड़ा दाग है राजनीतिक समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में है, और किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए जब ऐसे मसले सामने आते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। मेरे को केस के डिटेल्स नहीं पता, जो भी मीडिया में आया है वो थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसी की बिना के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, मगर इस केस के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि
एफआईआर लिखने के लिए और किसी को अरेस्ट करने के लिए एज मुल्जिम सिर्फ शक की ज़रूरत होती है, और इस केस में शक ही नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का भी हवाला दिया जाता है कि जिसमें इनके नाम लिखे गए हैं, मगर फिर भी 1 साल से ज़्यादा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भी ये केस नहीं गया ताकि निष्पक्ष जांच हो जाए। और मैं ये समझता हूं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का बयान था कुछ दिन पहले कि जो ड्रग मनी है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के लिए खतरा है, और यही मामला यही पैसा जो है ड्रग से ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। और मैं तो समझता हूं कि अगर ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए तो ये मामला जो है ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ड्रग एक बहुत ही घिनौना जुर्म है जी, उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा है। तो सिर्फ ये कि एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस जाना अगर इतना कुछ है जैसे कक्कड़ साहब कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये एक बिल्कुल सही कदम नहीं है। सही कदम तो यही होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये केस दिया जाए और वो इन्वेस्टिगेट करें और जिसको भी हिरासत में लेना है लिया जाए जी, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास तुलसी साहब। इनके सिंह साहब, क्योंकि जो भी मैं कहूँ कि ड्रग्स पैडलिंग होती है या फिर जो इससे केसेस हैं या फिर जो सीज किया जाता है, मैं कहूँ उसके 60 से 62% मामले सिर्फ और सिर्फ पंजाब से आते हैं। और पंजाब जैसे राज्य में जहाँ पर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो ये मसला, मैं कहूँ कि वहाँ पर एक मंत्री पर इस तरह के आरोप लग जाना, और जैसा कि तुलसी साहब कह रहे हैं, कक्कड़ साहब ने कहा कि बहुत जब गंभीर मसला होगा तभी शायद सम्मन भेजने की कवायद मंत्री के खिलाफ होती है। ऐसे में जिस तरीके का रवैया दिखता है राजनीतिक दलों की ओर से, अभी भी आरोप प्रत्यारोप, कोई कह रहा है कि फंसाने की साजिश हो रही है, कोई कह रहा है बचाने की कवायद हो रही है, असल में किस तरह की प्रक्रिया है? और जब राजनेता का नाम आ जाता है तो लगता है कि मामले को बहुत ज़्यादा हल्का करने की कोशिश होती है। कविन जी, आप देखिए ये बड़ी मोटी खाल होती है पॉलिटिकल क्लास की, ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, वरना ये केस सीधा वारंट करता है कि पहले ये इस्तीफा दे। अगर समन्स इशू हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सिंगल डायरेक्टिव नहीं रहा, जो सेक्शन 6E है DSP का, वो भी नहीं रहा। और ऐसे में पहली बात है कि अगर समन्स इशू हुए हैं तो इसका मतलब आप इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसे में सीधी सी बात है कि अगर पॉलिटिकल क्लास थोड़ा भी सेंसिटिव होता तो वो ये बड़े आसानी से वो कहते, पहले तो वो सोर्स को चैलेंज करता है। ये टिपिकल पॉलिटिकल क्लास का एक डिफेंस होता है कि पहले सोर्स की क्रेडिबिलिटी चैलेंज कर दो, उससे बचो तो जनरलाइज प्रोपोजिशन में बात करो। यहां पे देखिए लालू यादव के केस को आप देखें या तमाम जो केसेस हैं, हर जगह ये कहा जाता है, तमाम जो केसेस करप्शन के हैं कि साहब अभी क्या हुआ है, अभी तो फाइनल कोर्ट से जब हो जाएगा तब माना जाएगा ना, लिहाजा आप सेशंस जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और पूरी जिंदगी आप काट दीजिए। यहां पे सीधी सी बात है कि एक पूरा यूथ पंजाब का खराब हो रहा है और ये 25 साल से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। नार्को टेररिज्म सबसे ज्यादा आप सोचिए, ये जो हेरोइन होता है, आप देख रहे हैं जो ड्रग्स का, वो पर्टिकुलरली हेरोइन का केस अगर आप ले तो ये फाइनल डेरिवेटिव है ओपिएट ग्रुप का। अफीम से निकाला जाता है, मॉर्फिन से भी जब इंप्रूव किया जाता है तब ये जाके हेरोइन बनता है। अगर 3 बार इसको कोई पी ले तो उसके बाद इसको छोड़ना मुश्किल होता है। आज ये यूथ बम बन के घूम रहे हैं, आप इनसे आप टेररिज्म करवा लीजिए, आप इनसे आप मर्डर करवा लीजिए, सिर्फ ये बता दीजिए कि पुड़िया वहां रखी हुई है, ये मर्डर करके आओ, ये पुड़िया मिल जाएगी। इतना ज्यादा उसमें तकलीफ होती है। अगर हीरोइन का एडिक्ट है कोई तो उसमें पेन होता है जबरदस्त बॉडी में, क्योंकि हमने इसको काफी, मैंने लेबोरेटरी में बनवा के देखा एक जमाने में जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था, और तब जाके ये रिपोर्ट किया कि इसका प्रोसेस क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे पंजाब के यूथ को आप बर्बाद कर रहे हैं। जितना गंभीर मसला है उतनी ही मैं कहूं कि गंभीरता या थोड़ी सी गंभीरता उसका 1/100th भी नहीं है। पॉलिटिकल क्लास में जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आज आपका एक मिनिस्टर इसमें, और आज से नहीं है, अरुण जेटली चुनाव ही इसी वजह से हारे। वहां का पूरा जो गार्जियन था, महिलाएं थी,
जो जो बच्चों के माँ बाप थे, उन्होंने एक रिवोल्ट किया वर्चुअली कि नहीं, ये नहीं होने देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं हार अरुण जेटली की हुई है, इसके पीछे वही कारण था। तो आप सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल क्लास सेंसिटिव नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी को ये सीधा पहला काम ये था कि कहे कि नहीं साहब, एसएडी से हमारा कोई ये समय संबंध नहीं होगा अगर इसका मिनिस्टर इन्वॉल्व है। उस समय भी आरोप लगे थे कि आपके 2 मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा सीधा से कहा गया था। आज एक मिनिस्टर पे समन्स इशू कर दिया गया है, इसके बाद भी सेंट्रल लीडरशिप बैठी है, जबकि 2 दिन पहले मन की बात में ये कहा आपने कि साहब ये नार्को टेररिज्म डेवलप कर रहा है। ये नेक्सस इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप ध्यान रखिए कि पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर है और पूरा का पूरा वहां से लैंड एरिया से आप आ सकते हैं, एंट्री वहीं से शुरू होती है। मैं राजेश जी आपको बताऊं, उससे पहले एक सवाल मैं केटीएस तुलसी साहब, जिस तरीके का ये मामला है और इससे पहले भी मैं कहूं कि नेक्सस जो दिखता रहा है पॉलिटिशियन में या फिर इस तरह के ड्रग पैडलर्स के बीच में या फिर जो बड़े ग्रुप रहे हैं, मैं कहूं कि नशाखोरी के, उनको लेकर क्या वाकई पंजाब के युवाओं की चिंता किसी को नहीं है और अभी भी सिर्फ अपनी राजनीति और अपने, मैं कहूं कि खादी के दागों को छिपाने और बचाने की कवायद बदस्तूर जारी है? ये बहुत अफसोस की बात है कि जो राजनीति में होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने में पहले तो बहुत विलंब होता है। अगर होती है तब सिर्फ तब जबकि अदालत उसमें इंटरवीन करे, और तब तक इतनी देर हो जाती है, फिर उसके बाद ट्रायल में 10 साल और निकल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे सारे प्रदेश का युवा का फ्यूचर इन्वॉल्व है, उसके लिए तो हमें कोई भी इसमें ढील नहीं देनी चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरे जोर से और सक्षम तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देनी चाहिए, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रेपरकशंस हैं। ये कोई भी प्रदेश की पुलिस जो है इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगी। अभी तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामले के बारे में नोटिस गया है, मगर सवाल तो ये है कि ये एक एनडीपीएस का जुर्म है। एनडीपीएस के जुर्म में जमानत भी नहीं होती और बहुत कड़ा होता है। तो अभी तक अगर कोई और होता, कोई भी और नागरिक होता जिसके खिलाफ इससे आधा भी शक होता, तो मेरे को कोई इसमें शक की बात नहीं कि वो कब का अरेस्ट हो गया होता। यही मेरा अगला सवाल है कि यहाँ पे पहले जवाब दे दिया कि आम आदमी अगर होता इस तरह की वो राजनीति शक होता तो शायद उसे कब का गिरफ्तार भी कर लिया था। कक्कड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं तुलसी जी से बिल्कुल सहमत हूं। अगर कोई और नागरिक होता या कोई और कर, देखिए ये मंत्री जिसको भी सम्मन अभी गया है, ये एक आज के दिन सरकारी कर्मचारी है। और वैसे जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ किसी किस्म का कोई हम ब्लेम लगाते हैं तो सही कार्रवाई करने के लिए ये अक्सर होता है कि जब संगीन जुर्म उसके खिलाफ है या संगीन उसके खिलाफ कुछ ऐसी शिकायत है, हम उसे सस्पेंड करते हैं। ये एक प्रथा है। उसके मकसद ये होता है कि वो जब तक अपनी पोजीशन में है वो दूसरी विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। तो यही कार्रवाई इस मंत्री के साथ मैं सोचता हूँ होनी चाहिए। उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए ताकि जो भी 26 तारीख को या उससे आगे उनसे पूछताछ होगी वो एक निष्पक्ष हो, वो अपना इन्फ्लुएंस ना डाल सकें। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन तभी बाकी रह गया कि एनआईए करेगी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी, ये तो सरकार की अपनी मर्जी है। अगर वो समझते हैं कि इंटरनेशनल रेपरकशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा रेपरकशंस हैं तो एनआईए केवल एक ऐसी एजेंसी है जो कि ये कर सकती है जी। बाकी सरकार पर छोड़ते हैं, सरकार क्या चाहती है, किस तरह देखना होगा कि 26, लेकिन इनको वहां से इस ओहदे से हटना चाहिए। आप मान रहे हैं। राजेश जी, दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि जब युवाओं का भविष्य ताक पर लगा हो, जिसके खिलाफ मैं कहूं कि ड्रग्स को लेकर सरकारें और दल एक ही सुर में बात करते हो,
जब उस मसले को लेकर किसी एक दल के खास, किसी भी एक दल या किसी भी मंत्री पर बात आती है, तो फिर तमाम पैरामीटर्स बदलने की बात शुरू हो जाती है। तमाम जो उपदेश देना शुरू करते हैं पहले, उसमें फिर मैं कहूँ यूटर्न दिखता है। क्या वाकई ऐसे ही आप देश में युवाओं को संदेश दे रहे हैं, या फिर उनको ड्रग्स से बचाने की जो मुहिम चलाने की बात करता हूँ ऐसे ही चल पाएगी? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं डिविएट करना चाहता हूँ। समस्या बहुत बड़ी है और एक दो नाम जो आप लोग ले रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, हज़ारों के तादाद में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और पंजाब का जो प्रॉब्लम है आज, जो आपको नशा दिख रहा है, वो आज का नहीं है, वो पिछले 30-40 सालों का है। और जिस समय वहाँ पे टेररिज्म का जो फेज़ था, उस फेज़ में अफ़गानिस्तान में सोवियत इंटरवेंशन था। तो सोवियत इंटरवेंशन के कारण और आयतुल्लाह खुमैनी के ईरान में आने के कारण जो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक था वो वाया पंजाब शुरू हो गया। और पंजाब डिस्टर्ब एरिया था, तो कोई परेशान नहीं था कि ड्रग के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने 2001 में भारत सरकार को एक पूरा रिपोर्ट और रिसर्च करके दिया था कि स्थिति कितनी ख़राब है। आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ कि अमृतसर में 2 साल पहले हर 100 लोग जो सुइयों से नशा लेते थे, उसमें 59 लोग HIV पॉजिटिव थे। इसका मतलब यह है कि काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा था और इसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे। और आज भी हम लोग इस छोटे छोटे मसलों में इसको इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी समस्या है कि इस बाढ़ को कैसे रोकें। और अब सिर्फ अभी पंजाब की बात कर रहे हैं, यही स्थिति लगभग अभी कश्मीर में है और राजस्थान बॉर्डर पे ये होने जा रहा है और हो रहा है, दिख रहा है। हनुमानगढ़ उस इलाकों में दिख रहा है और हरियाणा में दिखेगा। तो परेशानी है कि डिमांड को कैसे रोके। सप्लाई रिडक्शन के लिए जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो अपना काम करें, मगर डिमांड रिडक्शन पे काम नहीं हो रहा और उस पर कोई बहस नहीं हो रहा। और जब तक उस पर बहस नहीं करेंगे, ये सब छोटे मोटे 1-2 पकड़े जाएंगे, फिर ये बात समाप्त हो जाएगी। मगर हमारा ये मानना है कि जब तक आप डिमांड रिडक्शन पे काम नहीं करते हैं, अर्ली प्रिवेंशन, स्कूल्स में हम लोग कोई नहीं बात करने जा रहा। पंजाब में सबको मालूम है पिछले एटलीस्ट 3-4 सालों से स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कॉलेजेस में प्रोग्राम नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो इक्का दुक्का हो रहा है। उसके बाद जो लोग नशा ले रहे हैं उनका इलाज होना चाहिए कि वो प्रिवेंशन का पार्ट बने, उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट करना, ये बड़ा मसला है और उसको भी इस पूरे डिस्कशन का पार्ट बनाना चाहिए। इसमें एक चीज है कि ये सारी चीजें जो आपने बताई ये स्टेट से फ्लो होती है, स्टेट एपरेटस इसको कर सकता है। जब मंत्री ही इन्वॉल्व हो, जब इंडाइटमेंट उस लेवल पे जा रहा हो कि नहीं साहब कहीं मंत्री पे भी कहीं आंच आ रही है और वो भी कहीं इन्वॉल्व हो, और ये बात आज की नहीं है, लगातार इस मंत्री के बारे में पिछले एक जमाने से चल रहा है। ऐसे में स्टेट एपरेटस वर्क कैसे करेगा जब इस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो इस पूरे केस में? तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट आप नहीं देते हैं इस मिनिस्टर को, पहले तो आप सीधे रिमूव करें, क्योंकि और ये एसडी को करना चाहिए, अकाली दल को करना चाहिए कि ये पहला काम करे कि इसको रिमूव करे और उसके बाद जो लॉ का नॉर्मल कोर्स होता है वही लिया जाए। जो कक्कड़ साहब और केटीएस तुलसी साहब बता रहे हैं कि एक नॉर्मल आदमी होता तो दरोगा जी कब का बंद कर चुके होते, लेकिन आज मिनिस्टर है तो आपको सारी जगह आ रही है कि साहब अभी तो सिर्फ सम्मन्स आए हैं, उसके बाद चार्जशीट, और चार्जशीट भी क्या होता है, जब तक आप कन्विक्ट जेल में नहीं जाएंगे आप ये सुविधा एंजॉय कर सकते हैं, मिनिस्टर बने रह सकते हैं, दलील देते रहेंगे जी। केटीएस तुलसी साहब, जो डॉक्टर राजेश जी कह रहे हैं कि कई सारे उन्होंने खुद सर्वे किए, 2001 में रिपोर्ट्स भी सबमिट की, क्या वाकई ये इसी वजह से मैं कहूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं चल पा रहे हैं, लोगों को, युवाओं को जागरूक करने की, या फिर जो ड्रग एडिक्ट हैं उनको दूसरी धारा में ले जाने की? क्योंकि सूबे के जब सत्ता में, जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है, वो अगर इसमें शामिल होंगे तो फिर कैसे वो उस धंधे को कमज़ोर करने या फिर उससे होने वाली आमदनी को कम करने की कवायद शुरू करेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि इतने लार्ज स्केल पे स्मगलिंग और तस्करी हो ही नहीं सकती जब तक पॉलिटिशियन और पुलिस में एक कंस्पिरेसी ना हो। तो ये पुलिस और पॉलिटिकल जो लेवल के ऊपर इनका आपस में भाईबंदी है, उसी वजह से हो रही है। और जब तक आप सबसे ऊपर वाले आदमी को नहीं पकड़ेंगे तब तक कॉन्स्पिरेसी रिवील नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमने सिर्फ पंजाब के युवा ही नहीं हैं, अब तो कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, सारे उत्तर भारत में यहीं से सारे ड्रग्स आते हैं और इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए
और एक मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि स्टेप्स लेने होंगे, इस रैकेट को तोड़ा जा सके। नई मिसाल कायम करनी होगी। मैं कक्कड़ साहब बताऊं सूर्यराज, देखिए अफगानिस्तान में जो हेरोइन का प्राइस है वो 3 से 5 लाख रुपया है। जब वो पंजाब पहुंचता है तो 2 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आप अंदाज कीजिए कि जितना डिमांड होगा और जितना आप उसको कंट्रोल करेंगे सप्लाई को, प्राइसेस ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएगा, छोटे मोटे जिसको कुछ भी नहीं इन्वॉल्व होना है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें ध्यान रखना है कि बड़े लोगों को जो इस गंद में लगे हुए हैं उनको आप जरूर सजा दीजिए, मगर ग्रास रूट पे जब तक डिमांड आप नहीं घटाएंगे, ये इतना बड़ा बिजनेस है जिसकी आपका करीब $500 बिलियन का ये बिजनेस है। $500 बिलियन का बिजनेस। कक्कड़ साहब, क्या वाकई जो राजेश जी कह रहे हैं कि जब तक आप उसकी डिमांड को कट नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं रोक सकते हैं, या फिर जो कि तुलसी साहब और सिंह साहब कह रहे हैं कि जब बड़े आकाओं पर गाज गिरेगी या फिर पनिशमेंट होगा, एक मिसाल कायम की जाएगी, उसके बाद ही आप इस पूरी चेन को तोड़ने की ओर आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि डिमांड को कम करना है और डिमांड कम करने के लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा इसके बारे में कि इसकी क्या आपके मस्तिष्क को कर सकता है, आपको किस तरह ये बिल्कुल निकम्मा बना सकता है। लेकिन वो चीज़ अलग है। आज हमारे सामने एक केस आया है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ का ऐसे पता लगता है कि ये रैकेट जो अभी सामने आया है, इसमें विटनेसेस आए हैं, बाहर के हैं, कुछ NRIs हैं, कुछ एक पुलिस का भी आदमी है, 1-2, वो सारे हैं। और लेकिन अब ये पता लगता है कि इन सब से ऊपर एक और व्यक्ति है जो कि इस वक्त सरकार में है। अब इनको हम एक तरफ शिक्षा की बात, ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि शिक्षा होनी चाहिए, लोगों को इससे दूर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये केस है कि जो इन लोगों को, हमारे यूथ को बिल्कुल निकम्मा बना रहे हैं ड्रग्स खिलाकर, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? और वो एक्शन तभी होगा जब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसा चाहेगी। और क्योंकि अब एक मंत्री का नाम सामने आया तो मंत्री से ये पूछा जाना चाहिए कि आप बताइए इसमें आपका नाम क्यों आया है, आप किस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस मंत्री जो भी व्यक्ति है इनको सबसे पहले वहाँ से निलंबित होना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए, ताकि सही तरह से कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी चीज़ नहीं है। पता नहीं इस ड्रग्स की वजह से कितने जो युवा लोगों का कत्ल हो रहा है, एक किस्म से उनको बिल्कुल निकम्मा बनाया जा रहा है। और ये लाखों की तादाद में लोग बहुत हैं, बड़ी संख्या है जिनके कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा है, नशे की गिरफ्त में लेकर उनका भविष्य न सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि आंकड़ा ये भी कहता है सिंह साहब की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो न सिर्फ काफी लोगों की जिंदगी खुशहाल कर रही है, बल्कि राजनेताओं के लिए एक मोटे मुनाफे का सौदा भी साबित हो रही है। एक आखिरी कमेंट के साथ कि क्या वाकई यहां पर भी राजनीति, वोट बैंक और दलों के बीच के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं? बनस्पति समाज के लिए कुछ करने का जज्बा या फिर युवाओं के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, मैं तो वैसे प्रिंसिपली मानता ही नहीं कि पॉलिटिकल क्लास से आप कोई समाज सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये याचक होता है, ये वोट की भीख मांगने जाता है। लिहाजा इससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि समाज सुधार करेगा। हाँ, जो डेवलपमेंट स्टेट क्राफ्ट से होने चाहिए वो कर सकता है, सड़कें बनवा सकता है, इंडस्ट्री लगवा सकता है। ये इशू प्योरली समाज सुधार का है। इसके लिए जो जज्बा चाहिए वो पॉलिटिकल क्लास तो छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से वो एक रिफॉर्म मूवमेंट होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से सोसाइटी के एनजीओज जो हैं, राजेश जी ऐसे लोग हैं, ये लोग करेंगे तब होगा। लेकिन जो स्टेट एपरेटस से होना है उसमें मुझे शक है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि मनी बहुत बड़ी इन्वॉल्व है। और जैसे बता रहे हैं, एक जमाने में मुझे याद है जब इस पे वर्क कर रहा था, तो जो उस समय गाजीपुर में जब ये बनता था हीरोइन, वहां पे मॉर्फिन की फैक्ट्री है, तो वहां से बन के आता था तो 1 लाख रुपए में चलता था, दिल्ली आके वो 10 लाख हो जाता था। अब आप सोचिए कितने यूथ इसमें इन्वॉल्व है जो बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला काम तो यह है कि एनडीपीएस एक बहुत स्ट्रांग है। एक तो ये जो भी है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने के लिए, पहला तो ये इस मंत्री को उतारिए और इसको जेल भेजिए। अगर
एविडेंसेस हैं, तो पहला काम करिए ताकि कम से कम जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो डरने लगे और जो संदेश जाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस बहुत ही अहम मसले पर कानूनी और अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।